तो इनके बच्चे मेरे बच्चे के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे कि इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये हटो ये ढेड़ के बच्चे हैं, इसके साथ नहीं खेलेंगे, इसे मत खिलाओ मत ना अपने साथ। और मेरे बच्चे को नहीं खेलने दिया। और ये और कहा मेरी मिसेस से कि अगर आपका बच्चा नीचे आया कल से तो इसे हम कूटेंगे। लक्ष्य बीरवाला जी का जो लड़का है, ये लक्ष्य है, ये छत पर आता है, मुझे बार बार टॉन्टिंग करता है। मेरे घर की वो टंकी पर लिख दिया जाता है सोनू और आंसू अछूत के बच्चे, कभी लिख दिया जाता है सोनू और आंसू नीच के बच्चे, कभी लिख देते हैं चमट्टे के बच्चे, इस तरीके से लिख दिया जाता है। और फिर ये लड़का मेरे को ऊपर जाके दूसरे बच्चों पर डाल के बोलता है और ढेड़ो और नीचे रहियो, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है मेरे साथ। उस दिन जब मुझसे सहन नहीं हुआ, मैंने अपने पति से कहा कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है तो अब बात करनी पड़ेगी। इसी विषय को लेकर हम इनके घर में एक बराबर में, क्योंकि जब तक तो ये लड़का ही कर रहा था, अब इनके साथ ये 3-4 फैमिली जो ब्राह्मण समाज से हैं, ये भी इनकी एक लेडीज़ है जो वो भी उस लड़के के साथ मिलकर मुझे उससे टॉर्चर करने लगी थी। जब मैंने अपने पति से आके कहा कि भाई ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, अब बात करनी पड़ेगी, हमने यही सोचा कि इनके परिवार में एक बुज़ुर्ग आदमी है, हमें उनसे बात करनी चाहिए ताकि वो इन्हें समझा सकें। मैं ऊपर था, जैसे ही मुझे पता पड़ी मेरा बेटा भाग के आया कि पापा मम्मी से लड़ रहे हैं सब लोग, मैं नीचे गया भाग के, तो इन लोगों ने मुझे भी पकड़ लिया और कहने लगे अगर रहना है इस बिल्डिंग के अंदर तो ढेड़ो तुम सही से रह लो, तुम पहले तो गलती कर दी इस बिल्डिंग के आगे कि तुम्हें देख लेना चाहिए कि ये बिल्डिंग किन लोगों की है, यहाँ सारे के सारे स्वर्ण हैं, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने मुझे ये धमकाना शुरू कर दिया। मैं दरोगा जी ये बहुत बढ़िया है, मैं पिट गया, मेरी पत्नी पिट गई यानी, और मैं ही आपसे माफ़ी मांगूँ, इनसे माफ़ी मांगूँ। मैं कि इसका मतलब मैं तो वैसे ही मर गया। बल्कि थाने के साहब ने ये कह के टालते हुए कह दिया कि मैं ऐसे करके मुझसे कहा कि मैं शर्मा हूँ, अगर कोई मुझे पंडित कहेगा तो मैं बुरा नहीं मानता। मैंने उनसे कहा मेरा नाम प्रकाश चंद है, मेरी वाइफ का नाम मंजू है, तो मुझे इन नामों से ना बुला के मुझे चमार ढेड़ क्यों कहा जाता है? बोले कह सकते हैं, इसमें तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं कि बुरा मानने वाली बात नहीं, कोई चमार चमट्टा ढेड़ कह के बुरा ना मानूँ मैं? बोले नहीं है, बुरा नहीं माननी चाहिए। मैं कि ये आप कह रहे हैं, इतने पढ़े लिखे होगा, आप कह रहे हैं इस चीज़ को? ये इंस्पेक्टर ने यहाँ जीने पर खड़े होकर कहा। और कल मैं थाना अध्यक्ष के पास भी गया हूँ, अशोक संजीव मेरे साथ थे और हमने काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने इस मैटर को बदलने का प्रयास किया है। वो कहते हैं जी इसमें कुछ नहीं है और इसे आपस में बैठ उठ के समझौता कर लो और कोई बात होने वाली नहीं है। इस तरह का पुलिस भी मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि किसी नेताओं के प्रभाव में आकर के इसे दबाने का प्रयास कर रही है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मेरे साथ आज जो शख्स मौजूद हैं, दरअसल ये जो इनका घर है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इस मौजूदगी की वजह बड़ी है और पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज यहाँ मेरी मौजूदगी क्यों है। दरअसल ये जगह वसुंधरा यानी गाज़ियाबाद का वो पॉश इलाका है जहाँ पर जिसे पूरे गाज़ियाबाद सहित पूरे भारत में हॉट सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये ऐसी जगह पर एक जातिवाद का जो तंज है वो आपको उसकी पूरी व्याख्या मैं यहाँ पर बताएंगे, ये लोग बताएंगे जो विक्टिम हैं इस पूरे प्रकरण के, और इनके साथ आखिर किस तरह का जातिवाद हो रहा था और उसे लगातार ये लोग सहन कर रहे थे। लेकिन जब सब्र का बांध टूटा तो उसके बाद की जो कहानी है वो किस तरह की है और ऐसे में अब पुलिस प्रशासन का क्या रोल है, सत्तारूढ़ का क्या पक्ष है, वो सब सामने आएगा। हमें जब ये बात पता चली तो हम यहाँ पर पहुँचे, पीड़ित परिवार से बात करने की कोशिश की और इस पूरे मसले के पीछे की हकीकत जानने की कोशिश की, तो हमारे भी होश उड़ गए। हम आपको सुनाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण के पीछे की क्या पूरी सच्चाई है और आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। सर, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। प्रकाश चंद है मेरा नाम। अच्छा, प्रकाश चंद जी, आप यहाँ जो वसुंधरा है जी, कब यहाँ पर आए थे, थोड़ा पूरा बताइए। मैं यहाँ इस घर के अंदर 2008 में आया था। 2008 में मैंने ये घर लिया था और तभी मैं यहाँ रह रहा हूँ। और जब मैं इस घर में आया था तो एक यहाँ गिरीश शर्मा है, इन्होंने शुरू में आते ही मुझसे झगड़ा किया था क्योंकि इतनी बात थी कि मेरा एक ट्रॉली रेत मेरे मकान के काम करने के लिए आया था। इन्होंने वो जबरन जो रेत उठा के अपने पीछे वाले हिस्से में डाले था बगैर पूछे। मैंने इनसे कहा भाई ये रेत आपने डाल क्यों लिया? मेरे से बोले कि जी डाल लिया। मैं कि डाल लिया, पूछना तो चाहिए था।
तो ये जब से मेरे से और मेरे परिवार से खुंदक खानी इन्होंने शुरू कर दी थी। अच्छा। उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी को खड़ी करने के लिए अपनी दादागिरी दिखानी शुरू करी कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होगी, तुम्हारी गाड़ी वहाँ खड़ी होगी, वहाँ नहीं होगी, तुम्हारी गाड़ी वहाँ खड़ी होगी। जब मैंने इनकी बात नहीं मानी, मैं भी थोड़ी जिद पर अड़ गया कि ये तो कॉमन स्पेस है। जब कॉमन स्पेस था कोई भी कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकता है, तुम भी मैं भी कहीं भी। तो इन्होंने मेरा कूड़ा बंद करवा दिया। कूड़ा बंद करवाने के बाद फिर मैं कूड़ा अपने हाथ से लेके जाता कूड़े तक, वहाँ मैं उससे डाल के आता। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे सबके सामने बोले कि भाई आज के बाद हम आपको अपनी बिल्डिंग में ना तो पूछेंगे और ना ही आपका हुक्का पानी बंद सब। हाँ, हुक्का पानी बंद। मैंने इनसे कहा कोई बात नहीं, मैं अपने परिवार को लेकर आया हूँ, अपने दम पर लेकर आया हूँ, तो मैं ही अपने परिवार को देखूंगा कि मुझे कैसे रखना है। ये मतलब उस टाइम जब ये हो रहा था इनको मालूम था कि आप किस जाति? हाँ बिल्कुल पता था इनको, क्योंकि मैं पास से ही आया था, ज़्यादा नहीं 17H से ही आया था, तो इनको सब कुछ पता था मेरे बारे में, मैं किस जाति का हूँ, मैं किस कास्ट का हूँ, सब कुछ पता था इन्हें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, मेरे बच्चे नीचे खेलते थे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा था उस समय पे 2008 में, तो नीचे खेलने जाता था, 4-5 साल उम्र थी। तो जैसे बच्चे खेलते फुटबॉल वगैरह, तो इनके भी बच्चे होते थे। तो इनके बच्चे मेरे बच्चे के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे कि इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये हटो ये ढेड़ के बच्चे हैं, इसके साथ नहीं खेलेंगे, इसे मत खिलाओ मत ना अपने साथ। और मेरे बच्चे को नहीं खेलने दिया। और ये और कहा मेरी मिसेस से कि अगर आपका बच्चा नीचे आया कल से तो इसे हम कूटेंगे। मेरी पत्नी ने भी थोड़ी जिद करी कि तुम क्यों कूटोगे, या तो सबका खेलना बंद करो या फिर सबको खेलने दो। नहीं, तुम्हारा बच्चा नहीं खेला, कोई खेलेगा नहीं खेला, लेकिन तुम्हारा बच्चा बिल्कुल नीचे नहीं खेलेगा, इसे हम कूटेंगे। मेरी पत्नी गई उसे लेने के बाद। फिर इन्होंने एक सामने रहती हैं बाला, एक उनकी बहन, उनका पति अरविंद चौधरी, उस टाइम पर 2008 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सुनील जोशी, JP नैनवाल, गिरीश शर्मा, ये सब के सब इकट्ठा थे, मौजूद थे। और ये सब के सब लोग मेरी पत्नी से लड़ने लगे। मैं ऊपर था, जैसे ही मुझे पता पड़ी मेरा बेटा भाग के आया कि पापा मम्मी से लड़ रहे हैं सब लोग, मैं नीचे गया भाग के, तो इन लोगों ने मुझे भी पकड़ लिया और कहने लगे अगर रहना है इस बिल्डिंग के अंदर तो ढेड़ो तुम सही से रह लो, तुम पहले तो गलती कर दी इस बिल्डिंग के आगे, कि तुम्हें देख लेना चाहिए कि ये बिल्डिंग किन लोगों की है, यहाँ सारे के सारे स्वर्ण हैं, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने मुझे ये धमकाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर ऊपर आ गया, हम उस घूंट को भी पी गए, क्योंकि शायद हो सकता है समय के अनुसार सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन अब तक चेंज नहीं हुआ। आपने इस दौर में कभी पुलिस प्रशासन को अवगत कराया है सब चीज़ें? इस दौर में 2008 से लेके अब तक हम सिर्फ सहते ही हुए आ रहे हैं, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ते हम, क्योंकि पुलिस साथ हमारा नहीं देती। वो इस प्रकरण में भी मैंने देख लिया, पुलिस साथ नहीं दे रही हमारा। अच्छा, मतलब उससे पहले कंप्लेंट नहीं की थी? उससे पहले कंप्लेंट नहीं की थी, हमने निभाना ही चाहा कि बात बन जाए निभ जाए, कोई बात नहीं है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे हम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा हम सोचते थे कि समय के साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ बदलाव हुआ नहीं इस बिल्डिंग के अंदर, और हम दबते ही कुचलते ही चले गए। शायद इसी का खामियाजा है कि हमारे साथ ये आज की स्थिति हुई। क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? नहीं, मेरा अपना काम है। मैं बिजली विभागों में मेरे कुछ ग्रुप के दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर ठेकेदारी करता हूँ। हाँ। अच्छा, अब क्या ताज़ा तरीन जो मामला है, अब जो ताज़ा तरीन मामला है जो 16 तारीख का है। 16 तारीख को मेरी मिसेज छत पे गई थी, कपड़े वैसे घूमने के लिए गई थी, कपड़े उतारने के लिए। तो एक लक्ष्य नाम का लड़का है और एक JP नैनवाल जी की पुत्र वधू हैं, जिनका नाम अनीता नैनवाल है। ये दोनों आपस में मेरी पत्नी को देखकर टॉन्टिंगबाजी करने लग गए और कहने लगे कि उनकी लड़की पर डाल के लगे कि चाची ये लड़की ना ये बहुत पिटेगी, इसे बहुत मारूंगा मैं। बोले हाँ। उसकी चाची बोली हाँ तोड़ दे इसकी टांग वांग तोड़ दे, दोनों टांगें तोड़ दे तू इसकी। इस तरह से कहने लगे। ये ढेड़ है ना, ढेड़ सी हो रही है ना, नहाती ना धोती है, ढेड़ की तरह रहती है, जैसे ढेड़ रहते हैं, इस तरह से शब्दों का प्रयोग करने लगे। अब स्वाभाविक है, जब तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से कहोगे तो इसका मतलब तुम किसी दूसरे को देख कर कह रहे हो, ये उस दूसरे पे टॉन्टिंगबाजी कर रहे हो। मेरी मिसेज चुपचाप नीचे उतरी आई, उसने मेरे से कहा कि अभी अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है, अब तक तो ये लड़का ही करता था परेशान, अब ये पुत्र वधू जो है इनकी JP नैनवाल की अनीता नैनवाल, अब ये भी शुरू हो गई है, अब तो गड़बड़ हो जाएगा मामला किसी रोज़। मैं कहा कि अब रुको जरा, हम उनके ससुर साहब से बात करते हैं जो JP नैनवाल है। तो हम दोनों मियाँ बीवी गए, जा सकते हैं आस पड़ोस से, हम मियाँ बीवी गए, हमने गेट खटखटाया उनका। अब गेट खटकाने के बाद वो तो शायद पूजा में थे, लेकिन उनकी पुत्र वधू जो अनीता नैनवाल है वो निकल गए, और वो बड़े गर्म जोशी में, बड़े ऐसा ही जैसे मतलब बहुत गुस्से से मैं आई। बोले हाँ क्या बात है बोलो। मैं कि आपके ससुर साहब कहाँ? बोले वो घर के अंदर है। क्या बात हुई मुझे बताओ।
मैं कि आप जो ये टॉन्टिंगबाजी कसती हैं, ये क्यों कसती हैं, फफ्ते क्यों कसती हैं कि हमें मेरी मिसेस पर के ये बोले कौन सी कसी हैं। कोई इतने कहते कहते ही अनीता नैनवाल ने मेरी पत्नी के चाटा मार दिया। चाटा मारने के बाद ये दोनों सास बहू थी, मेरी पत्नी अकेली थी, मैं भी था वहाँ पर, लेकिन चूंकि मैं जेंट्स हूँ इसलिए इन दोनों में गुथमार होने शुरू हो गई। छुड़ाने का प्रयास किया गया, इतने ही इनके जो ससुर हैं वो भी आगे निकल के ये और मैं इधर रह गया। तो हमने छुटाने की कोशिश की और कोशिश में ही सामने जब आवाज़ बिल्डिंग में हुई तो सामने से बीरबाला नाम की जो लेडी हैं, अरविंद कुमार की वाइफ हैं, तो वो निकल के आई। वो कहने उन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, कि मारो इन्हें, मारो ढेड़ों को, इन्हें मारो। आज इन्होंने बहुत ही नाक में दुखी कर रखा है, हमें नाक में दम कर रखा है। इनको आज बताओ कि कैसे जिया जाता है, इनको ढेड़ों को सिखाओ, ये हमारे बीच में आ कैसे गए। बस इस तरीके के होते होते पीछे से 2 बदमाश और बुला लिए इन्होंने। मैं तो बदमाशी को, मुझे बिल्डिंग के नहीं थे तो बदमाशी थे मेरे लिए, तो मेरे दरवाजे पे आ गए। 3 औरतें मेरी क्या नाम है मिसेस पे चिपट गई और 2 जो जेंट्स जो बाहर के आए हुए तो वो मुझ पे, मेरे दरवाजे पे मुझे पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने ये चिल्लाना शुरू किया, अपनी मिसेस से कहना शुरू हो गया कि मंजू जल्दी से बोल, जल्दी फ़ोन कर पुलिस को, ये यहाँ बिल्डिंग के अंदर के नहीं है, ये बदमाश है, जल्दी बुला। तो जैसे ही वो थोड़े से पीट पाटने के बाद होपलेस से हुए तो उनमें से एक की चप्पल मेरे दरवाजे पर रह गई, जो मैंने आज भी संभाल कर रख रखी है सबूत के तौर पर, कि ये दिखाऊंगा कि ये चप्पल उनमें से किसी एक बदमाश की है। अच्छा, उसके बाद आपने उसके बाद होपलेस तो मैं हो गया, मेरी फैमिली पे अचानक आक्रमण हुआ है ये सभी फैमिलियों का, तो मैं तो होपलेस हो गया। तो मैं कि अब मैं क्या करूं, मैं जो भी 2 4 5 लाइन मेरी समझ में आई, जैसी समझ में आई कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था बहुत बुरी तरीके से, मैं वो लिख लिखा कि पुलिस चौकी पहुंच गया। पुलिस चौकी पे दी, ये भी पहुंच गए। पुलिस वाले ने उस समय तो थोड़ा उनको भी समझाया, मुझे भी समझाया, लेकिन अगले दिन देखा तो पुलिस का रवैया ही चेंज हो गया। यहाँ दरोगा जी बैठे थे, इन्होंने कोई अपने बुला रखे होंगे नेताजी, सिफारिश कहीं लगाई होगी, हम सिर्फ दोनों मियाँ बीवी ही घूमते रहे, कोई हमारे साथ नहीं था। लेकिन इन्होंने कम से कम 20-25 लेडी और 20-25 जेंट्स को इकट्ठा कर रखा था चौकी पे। मैं और घबरा गया, मैं कि यार ये इन्होंने यहाँ तो पीटे, यहाँ न चुपट जाए मुझसे मेरी मिसेस से, क्योंकि हम तो 2 ही थे और कोई था ही नहीं हमारे साथ। अब वहाँ दरोगा, वो जो व्यक्ति आया था वो दरोगा को भी धमका रहा था। दरोगा जी सर कर रहा था कि नहीं हम उन पर कार्रवाई करेंगे, हमारे लिए बोल रहा था कि नहीं हम उन पर कार्रवाई करेंगे, हम ही पिटे और हम पे ही कार्रवाई होगी। तो जेपी नैनवाल अपनी बातें बता रहे थे दरोगा जी को। दरोगा जी बोले कि भाई बताओ क्या करना है। तो जेपी नैनवाल जी ने जब भी कहा कि अगर ये प्रकाश अगर हमें लिख के दे, लिखित रूप में माफ़ी मांग ले कि आगे कभी ऐसा नहीं करेंगे, तो मैं इन्हें माफ़ कर दूंगा। फिर मैंने दरोगा जी से कहा, मैं कि दरोगा जी ये बहुत बढ़िया है, मैं पिट गया, मेरी पत्नी पिट गई, यानी और मैं ही आपसे माफ़ी मांगूँ, इनसे माफ़ी मांगूँ। मैं कि इसका मतलब मैं तो वैसे ही मर गया, ये हुआ। तो अभी आपका मुकदमा जो है वो पंजीकृत नहीं हुआ? अभी मेरा मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। 1-2 दिन कोशिश की, मैं यहाँ थाना अध्यक्ष से भी मिलने गया था। मैं पत्नी थे, हम तो इनके सामने बोने से लग रहे थे ना, क्योंकि ये तो जब भी जाते मिलने, जहाँ भी जाते 30-40 इकट्ठे हो जाते, हम दोनों ही अकेले रह जाते। तो थाना अध्यक्ष साहब ने पहले दिन हमें कोई टाइम नहीं दिया, मतलब 2 मिनट के लिए आए। 2 मिनट में मैं कि सर मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बोले जो भी है लिखित रूप में लेके आइए, और हमें ये क्या वहाँ से टरका दिया। अच्छा, अब आपके साथ कुछ सामाजिक लोग आ गए हैं, समाज के कुछ संगठन भी साथ आ रहे हैं जब से। तो हाँ, अब ऐसे में क्या लग रहा है कि प्रशासन के लोग कुछ दबाव में आए हैं? हाँ, जब से मेरा समाज ने जब से मेरा साथ देना शुरू किया, जब से कुछ मुझे उम्मीद लगी कि अब ये मेरी सुनेंगे, क्योंकि जब तक तो मुझे यही समझा जा रहा था कि ये इनका कुछ नहीं है, इनका कोई भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए मुझे दबाया ही जा रहा था। क्योंकि वहाँ पे जो इन्होंने सिफारिशी बुलाया था उसने भी मेरी उंगली तोड़ने की बात की थी। मैंने दरोगा जी से पूछा, मैं कि ये साहब कौन बैठे हैं? बोले ये उंगली मत कर मेरी तरफ को, जो इनका मिलने वाला आया था। मैं कि कोई अगर पूछेगा तो ये तो पूछेगा ये साहब कौन है, उंगली तो करेगा वो। अब बोले नहीं, मैं तेरी उंगली तोड़ दूंगा, उंगली करी मेरी तरफ दरोगा के सामने। और दरोगा ऐसा ही नहीं है, ये नहीं कहा कि भाई तुम इस तरह बोल कैसे रहे हो भाई। कोई बिंकी, या तो मैंने दरोगा से कहा अगर आप मेरे को बुलाया आपने कुछ पूछताछ करने के लिए तो इन्हें बाहर कर दीजिए आप, और या फिर इनसे पूछताछ जो भी कर रहे हैं, मेरे केस तो रिलेटेड है नहीं है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग के भी नहीं है ये, तो फिर मुझे बाहर कर दीजिए, जब मेरी बारी आए तो मुझे अंदर बुला लेना। तो इसमें विवाद और बढ़ गया। दरोगा जी ने उन्हीं का फेवर कर लिया, वो बाद में चला गया, और बाद में फिर वो सारी चीज़ें
मेरे पे लाते लगे, मुझसे जो कहने लगे नहीं तुम इनके घर गए थे लड़ने के लिए, तुम इनके घर गए थे लड़ने की, गलती तुम्हारी, तुमने इनकी मतलब किसी भी बहू का पता नाम ले थे कि तुमने इनकी बहू को पकड़ा था और ये क्या तुम कमासन काम समझ रहे हो क्या? मैंने किसकी बहू को पकड़ लिया? बीच मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब पब्लिक खड़ी है, तो मैं ऐसी हरकतें क्यों करूँगा? उसके बाद हम जब इंस्पेक्टर साहब से मिलने गए थे तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा नहीं मैं वहीं आऊँगा आपकी बिल्डिंग में। इंस्पेक्टर साहब बिल्डिंग में मिल रहे, जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने हमें बुलाया, जेपी नैनवाल को बुलाया, बीच में खड़े होकर उन्होंने बात की हमसे। उन्होंने हमसे पूछा क्या क्या बात हुई। मैं कि जी हमारा यहाँ पर प्रताड़ित करते आ रहे हैं, ये प्रताड़ित करते हुए ही आ रहे हैं। क्या बोले, क्या क्या बोलते हैं? मैं कि ये सबसे पहले बोलते हैं चमारी ढेड़, सबसे बुरा शब्द मुझे ये लगता है। अच्छा चमारी ढेड़ आ गए, ये कहते हैं कि ये जहाँ भी जाते हैं ये ऐसे ही बवाल करते हैं, ये रहने लायक इन बिल्डिंगों में है ही नहीं, हो सकता है ये अब ये यहाँ रहे ही नहीं, इस तरह से बोलने लगे। मैं कि जी ऐसे बोलते हैं तो बल्कि थाना अध्यक्ष साहब ने ये कह के टालते हुए कह दिया कि मैं ऐसे करके मुझसे कहा कि मैं शर्मा हूँ, अगर कोई मुझे पंडित कहेगा तो मैं बुरा नहीं मानता। मैंने उनसे कहा मेरा नाम प्रकाश चंद है, मेरी वाइफ का नाम मंजू है, तो मुझे इन नामों से ना बुला के मुझे चमार ढेड़ क्यों कहा जाता है? बोले कह सकते हैं, इसमें तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं कि बुरा मानने वाली बात नहीं, कुछ चमार चमट्टा ढेड़ कह के बुरा ना मानूँ मैं? बोले नहीं है, बुरा नहीं माननी चाहिए। मैं कि ये आप कह रहे हैं, इतने पढ़े लिखे होगा आप कह रहे हैं इस चीज़ को? ये इंस्पेक्टर ने यहाँ जीने पर खड़े होकर कहा। अच्छा हाँ, तो मेरा मनोबल और टूट गया, मेरा मनोबल टूट गया, उनका मनोबल और बढ़ गया। उन्हें ये लगा कि अब प्रशासन भी हमारे साथ हो गया, उनको तो बढ़ावा मिल गया, मैं फिर ऐसा है खड़ा। ये आपने सबसे अहम बात सुनी कि जो बीजेपी सरकार है वो समरसता की बात करती है, लेकिन एक बीजेपी सरकार का एक अधिकारी किस तरह से जब पीड़ित परिवार अपनी गुहार वहाँ लगाता है थाने में, और एक इंस्पेक्टर जो कि एक जिम्मेदार शख्स है पूरे थाने का और पूरी कानून व्यवस्था का, वो किस तरह की बात कहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कानून व्यवस्था पर जो उत्तर प्रदेश में अभी व्याप्त है किस तरह से, और जो पीड़ित परिवार है वो किस तरह का उनका मनोबल हो जाएगा इस तरह की बात अगर कोई इंस्पेक्टर पीड़ित पक्ष से करेगा। क्या घटना घटी थी 2 दिन पहले और उसकी वजह क्या थी? 2 दिन पहले मैं छत पर गई थी और जो सामने हमारे जो एक रहने वाला लक्ष्य नाम का लड़का है, उसने मुझे छत पे जाकर बहुत टॉन्टिंग करी मेरे साथ। कभी ऊपर ढेड़ो ढेड़ो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ढेड़ो तुम्हारी तेरी टांग तोड़ दूंगा, ये है। उनके साथ एक उनकी चाची भी जो हमारे बराबर में ही रहती हैं, वो भी कर रही थी। इन ढेड़ों के ज़्यादा दिन लग रहे हैं। फिर ये लोग कौन हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से? सर हम 2008 से यहाँ पर रह रहे हैं। इन लोगों ने मेरे बच्चों को नीचे नहीं खेलने देते थे। इन लोगों ने मना कर दिया। मैंने जब इन लोगों से ये पूछा कि आप मेरे बच्चों को क्यों नहीं खेलने दोगे, तो इन्होंने पूरे उससे कहा कि नहीं हम अच्छा नहीं खेलने देंगे आपके बच्चों को। मैंने इसका विरोध किया। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं खेलने दोगे, अगर आपको खेलना बंद करना है तो सबका खेलना बंद करो, वरना मेरे बच्चों को भी खेलने दो। इन्होंने कहा अगर आपके बच्चे नीचे खेलेंगे तो इन्हें कूट देंगे। मैंने इस बात का विरोध किया। मैंने कहा आप कूट के देख लो। मैं नीचे लेके उतर गई अपने बच्चों को खेलने के लिए कि मेरा भी हक बनता है नीचे खेलने का, मेरे बच्चों का भी हक बनता है नीचे खेलने का। इन लोगों ने इनकी पत्नी ने, लक्ष्य की मम्मी ने, बीरवाला जी ने और उनकी बहन नीतू ने मुझे नीचे जाके घेर लिया। ये जाट जाति से संबंधित हैं और इनके पति ने, एक सुनील जोशी नाम का लड़के हैं, उन्होंने मुझे नीचे घेर लिया, मुझे और मेरे बच्चों को। वो किस जाति से? वो गढ़वाली हैं शायद, जोशी। हाँ, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज के हैं। उन्होंने कि चमट्टी तुझसे नीचे उतरने के लिए मना किया था ना, तो क्यों उतरी? बच्चे नहीं खेलेंगे तेरे यहाँ पर। कि चमट्टी ज़्यादा दिन लग रहे हैं, ढेड़ो नीचे क्यों उतरी। बस उस दिन ये बात हुई थी। फिर भी मैंने उस दिन कोई एक्शन नहीं लिया कि कोई बात नहीं, समाज में कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं, मुझे अपना कोऑपरेट करके रहना पड़ेगा, थोड़ा समाज में रहना है। तो मैंने उस दिन भी कुछ नहीं कहा था। अब थोड़े साल के बाद इनका लड़का लक्ष्य, बीरवाला जी का जो लड़का है, ये लक्ष्य है, ये छत पर आता है, मुझे बार बार टॉन्टिंग करता है। मेरे घर की वो टंकी पर लिख दिया जाता है सोनू और आंसू अछूत के बच्चे, कभी लिख दिया जाता है सोनू और आंसू नीच के बच्चे, कभी लिख देते हैं चमट्टे के बच्चे, इस तरीके से लिख दिया जाता है। और फिर ये लड़का मेरे को ऊपर जाके दूसरे बच्चों पर डाल के बोलता है और ढेड़ो और नीचे रहियो, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है मेरे साथ। उस दिन जब मुझसे सहन नहीं हुआ, मैंने अपने पति से कहा कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है,
तो अब बात करनी पड़ेगी इसी विषय को लेकर। हम इनके घर में एक बराबर में, क्योंकि जब तक तो ये लड़का ही कर रहा था, अब इनके साथ ये 3-4 फैमिली जो ब्राह्मण समाज से हैं, ये भी इनकी एक लेडीज़ है जो वो भी उस लड़के के साथ मिलकर मुझे टॉर्चर करने लगी थी। जब मैंने अपने पति से आके कहा कि भाई ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, अब बात करनी पड़ेगी, हमने यही सोचा कि इनके परिवार में एक बुज़ुर्ग आदमी है, हमें उनसे बात करनी चाहिए ताकि वो इन्हें समझा सकें। हम सिर्फ इस उद्देश्य से इनके घर में उन्हें समझाने गए थे कि आप इस तरह की हमसे बर्ताव ना किया करें। हम जब इनके घर में गए तो वो पूजा कर रहे थे इनकी, वो उसी लेडीज़ ने गेट खोला। मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि आप इस तरीके से, वो पहले उनसे कहा कि भी आपके वो उनसे बात करनी, उन्होंने कहा कि वो पूजा कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि भी आप इस तरीके से बात क्या करते हैं। इतने में उस लेडीज़ ने कि क्या कह रहे हो, मेरे एक थप्पड़ मार दिया और मुझसे चिपट गई। कह रही ज़्यादा चमट्टी ज़्यादा बन रही है। इस तरीके से करते हुए दोनों सास बहू मेरे से चिपट गई। इधर में सामने से बीरबाला नाम की जो लेडीज़ थी वो भी आ गई और उसने मुझे मारने लगी। मेरे पति जो थोड़ा सा छुटा रहे थे हमें बीच में कि छोड़ दो इसे छोड़ दो। इतने में ही 2 अज्ञात कोई वो थे इनके घर में, बीरबाला जी के घर में थे, वो आए और मेरे पति पे वार कर दिया। उन्होंने खींच के हमें अपने घर में ले गए कि इन्हें इन चमट्टों के ज़्यादा दिन लग रहे हैं, इन ढेड़ों को है ना इनके घर में घुस के मारो। फिर ये हमें घर में खींच के मारने लगे ये हम दोनों मियाँ बीवी को। उसके बाद आप थाने गए, पुलिस को कंप्लेंट हाँ, हम कंप्लेंट करने गए। पहले दिन पुलिस ने सुनवाई की, दोनों पक्षों को सुना, लेकिन दूसरे दिन पुलिस का व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। हम मियाँ बीवी को अकेले बुलाया गया। इन लोगों ने 20-25 आदमी इकट्ठा कर लिए और हम मियाँ बीवी अकेले ही थे। हम मियाँ बीवियों को बुलाया गया और वहाँ पर कोई इनके नेता बुला रखे थे, इन्हें हम नहीं जान, वो आए हुए थे। उन्होंने हम पे बहुत प्रेशर डाला कि हाँ जी ऐसा है वैसा। वहीं वो हमें पुलिस स्टेशन में हमें धमकियाँ देने लगे समझौता करने के लिए कि हाँ जी ऐसा कुछ वो नहीं है, आप ऐसा करो। पुलिस ने हमसे कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो अभी FIR नहीं हुई? अभी हमारी FIR भी नहीं ली गई, हमारे कोई कुछ नहीं किया गया है। तो मेरे साथ एक शख्स और हैं जो मदद के तौर पर इन लोगों के साथ आए। उन्होंने काफ़ी मदद की है और इनका मनोबल थोड़ा सा जब जाकर कहीं मनोबल बन पाया है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मैं बात करूं, आपको कैसे पता चला, क्योंकि आप एक यहाँ पर एक संगठन भी चलाते हैं, समाज के काफ़ी लोग आपके साथ हैं, और किस तरह से टच में आए ये लोग आपके, और फिर अब क्या कार्रवाई की जा रही है? थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर देखिए, ये जो घटना घटी है, इस घटना में हमारे समाज के बड़े जिम्मेदार साथी हैं अशोक चंद जी, जो सेक्टर 17 में रहते हैं। उन्होंने ये घटना हमें सरसरी तौर पर 17 तारीख को बताई थी। अच्छा। कि इस तरह की घटना का वृतांत आया है। हालांकि हमें इस घटना के बारे में पूरी तरह से 18 तारीख की रात में पता लगा, शाम को 6 बजे, और वो भी इसलिए पता लगा क्योंकि यहाँ का जो एक ब्राह्मण ग्रुप का जो छचोरापन है, जो यहाँ गिरीश नाम का एक नेता है इनका, जो छुटभैया नेता है, उस आदमी ने इस दंगे को, इस पीड़ित व्यक्ति के साथ को, इसे जातीय दंगे में बदलने की कोशिश करी। क्योंकि उनका एक मैसेज ऐसा फ्लैश हुआ जिसने इस पूरे वसुंधरा में आग लगाने का काम किया, जो सबसे ही निंदनीय है। आरोप है वो मैसेज ये था, उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाते हैं पूरी ब्राह्मण जाति को अपनी तरफ आकर्षित किया कि हम ब्राह्मणों के साथ में ये हो रहा है और हमें सहायता की आवश्यकता है। वो मैसेज है जिसने ये आग लगा। उस मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा कि है क्या हाँ, हमारे पास में है वो मैसेज। अच्छा। और उन्होंने ये, जब हमें पता लगा तो मैं शाम को नोएडा में था और नोएडा में ही ये सूचना मिली। तब हमें पता लगा कि भाई अशोक चंद जी ने जो बताया था वो केस यही केस है। तो हम 10-12 लोगों को लेकर के 18 तारीख की शाम को मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ की हालात देखे, और हालात देखने के बाद और भी लोगों को मालूम पड़ा। और रात जब हम आए उसके बाद यहाँ पुलिस प्रशासन आया या पुलिस इंस्पेक्टर आया, जैसा इन्होंने बताया, और उन्होंने भी इन पर जो भी कार्रवाई ना करने की जो जैसा भी इन्होंने कोई कार्रवाई करी इन्होंने बताया आपको। लेकिन सच्चाई यही है कि इन लोगों ने एक माहौल बनाया हुआ, 10-12 लोगों ने, 5-7 परिवार तो बहुत ही ज़्यादा हैं, जिन लोगों ने जाति सूचक चमार, ढेर, नीच, कमीने, कुत्ते, क्योंकि उसके बाद समाज की एक कल मीटिंग हुई है जिसमें बहुत सारे साथी हमारे पहुँचे हैं, और वसुंधरा के साथी नहीं, उसमें आसपास का लोग पहुँचे हैं। उसमें ज़बरदस्त आक्रोश है, और वो आक्रोश इसीलिए है कि इस तरह की पढ़ी लिखी कॉलोनी में इस तरह की घटना घटी है जो बहुत ही निंदनीय है।
मैं तो ये कहता हूँ कि अभी इन लोगों की जो मानसिकता है उसे धुलाने की आवश्यकता है। इन लोगों की मानसिकता को बिल्कुल धोना पड़ेगा। ये समाज में रहने लायक नहीं है। ये ब्राह्मण बताते हैं लेकिन समाज को दूषित करते हैं अपनी भाषा से। अच्छा, अब क्या कार्रवाई, अब क्या बात हुई है उच्च अधिकारियों से आपकी? हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, बहुत सारे लोगों से बात हुई है, जैसे LIU से ही बात चल रही है, लखनऊ से ही बात आई थी, और कल मैं थाना अध्यक्ष के पास भी गया हूँ। अशोक संजीव मेरे साथ थे और हमने काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने इस मैटर को बदलने का प्रयास किया है। वो कहते हैं जी इसमें कुछ नहीं है और इसे आपस में बैठ उठ के समझौता कर लो और कोई बात होने वाली नहीं है। इस तरह का पुलिस भी मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि किसी नेताओं के प्रभाव में आकर के इसे दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि समाज ने ये प्रतिज्ञा ली है कि ऐसा इसे दबने नहीं दिया जाएगा। समाज पूरा प्रकाश जी के साथ है और पूरे प्रदेश के अंदर इसकी एक सूचना चली गई है। जो अगर ये यहाँ का हमारा थाना या हमारा प्रशासन या क्षेत्रीय लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर इसका संज्ञान नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा एक मामला उठेगा जो सरकार के लिए एक मुसीबत भी बन सकता है। कहते हैं कि जब शहरीकरण हो जाता है और शहरीकरण में जो लोग बसते हैं वो जागरूक लोग होते हैं और जातिवाद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो घटना है ये जीता जागता एक उदाहरण है कि कुंठित मानसिकता के जो लोग हैं वो अभी भी शहरीकरण जो व्यवस्था है, यानी कि जो शहरी व्यवस्था में जो लोग शामिल हुए हैं, रहन सहन है जिनका, उनके दिमाग में अभी भी पूरी तरह से व्याप्त है और इसके चलते वो कहीं ना कहीं जातिवाद की जिस तरह की घटनाएं हैं वो अभी भी सामने निकल कर आती रहती हैं। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।